नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक टॉपिक में। साथियों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। जी हाँ साथियों, ये सिद्धांत आपका हिंदी पैरागोजी से रिलेटेड है। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके हिंदी पैरागोजी में, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इनको समझते हैं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रखा है, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप लाइक कर दीजिए और शेयर जितना हो आपसे आप कर दीजिए, अच्छे से कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक एक चीज़ के बारे में। सबसे पहले साथियों, भाषा क्या होता है? भाषा क्या होता है? भाषा एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है अपनी बातों को किसी और के सामने रखने की और उनकी बातों को सुनने की, मतलब अपनी बात बताने की और उनकी बात सुनने की। यही एक माध्यम है भाषा, जिस माध्यम से हम ये चीज़ कर पाते हैं, यही है भाषा। तो चलिए अब भाषा के कार्य के बारे में समझ लेते हैं। साथियों, कोई भी चीज़ इस दुनिया में है तो उसका कोई ना कोई कार्य है, क्योंकि बेकार की चीज़ें ना हम रखते हैं, ना आप रखते हैं, ना कोई रखना चाहता है। तो कोई ना, हर एक चीज़ का एक ना एक कार्य है। तो भाषा का भी कोई ना कोई कार्य तो है। कार्य है तो कौन सब है? तो चलिए समझते हैं कार्य क्या सब है। पहला है सामाजिक संबंध स्थापित करने में या संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहायक होता है। जी हाँ साथियों, आप जिस समाज में रहते हो उससे रिलेशन बना हुआ है आपका, उससे संबंध बना हुआ है आपका। और वो क्यों बना हुआ है? भाषा के माध्यम से। आप भाषा के माध्यम से उनसे बातचीत करते हो, बातचीत करके संबंध स्थापित करते हो। ऐसे ही मान लीजिए कि आपकी संस्कृति और किन्हीं और की संस्कृति, कोई आप किसी और स्टेट के हो और कोई और दूसरा स्टेट का है, तो फिर आपकी और उनकी संस्कृति अलग अलग होगी। तो आप उनके संस्कृति को कैसे समझिएगा? तो भाषा के माध्यम से। या वो आपके संस्कृति को कैसे समझेगा? तो भाषा के माध्यम से। तो यही होता है कि ये सामाजिक संबंध स्थापित करता है, साथ ही साथ सभ्यता एवं संस्कृति का भी विकास, सभ्यता और संस्कृति को जानने में भी सहायक होता है। कौन? भाषा। अगला है हमारा शिक्षा की प्राप्ति या कहिए ज्ञान अर्जन का साधन। जी हाँ साथियों, अगर कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है तो कैसे पढ़ाएगा? तो बोल करके। क्या? भाषा ही ना बोल रहा है। उसके बाद कोई उधर से बच्चा जो सुनेगा तो क्या सुनेगा? तो भाषा ही सुनेगा ना। ऐसे मुंह बंद करके तो कोई बोल नहीं कोई समझ नहीं पाएगा। तो क्या? तो भाषा होना चाहिए, भाषा होना चाहिए, कोई ना कोई भाषा होनी चाहिए। मान लीजिए कि हिंदी एक भाषा है, तो हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझने वाला समझ रहा है। तो यही कि भाषा जो है हमारे ज्ञान अर्जन में सहायक होता है, साथ ही या कहिए शिक्षा की प्राप्ति में सहायक होता है। क्या? भाषा, चाहे कोई भी भाषा हो, हम उस भाषा के थ्रू ही उसको अपना जो ज्ञान है वो उन तक पहुंचाते हैं, या वो जो है सुनकर हमारा ज्ञान अपने तक ग्रहण करता है। या कहिए ग्रहण करना, सुनकर ग्रहण करना, या हम कहिए हम बोल रहे हैं। तो ये होता है शिक्षा की प्राप्ति या ज्ञान अर्जन में का साधन होता है। क्या? भाषा। समझ गए? ये कार्य कौन कौन सा है? अभिव्यक्ति या कहिए बातचीत, यानी अपनी बात रखने का या बातचीत करने का क्या है? ये साधन है। बातचीत करने का ये साधन है। सामाजिक संबंध स्थापित करने का साधन है, मतलब हम अपने समाज में, जिस समाज में रहते हैं उस समाज से बातचीत करके ही एक रिलेशन स्थापित करते हैं। ऐसे ही संस्कृति, किसी की संस्कृति को समझने के लिए भाषा की ही जरूरत होती है। उसके बाद आता है कि शिक्षा की प्राप्ति या ज्ञान अर्जन का साधन है ये। जी हाँ साथियों, शिक्षा की प्राप्ति हम बिना भाषा से नहीं कर सकते हैं। अगला है सुनने की भूमिका, मतलब भाषा शिक्षण को हम सुनते हैं उसकी भूमिका। तो भूमिका क्या है कि बच्चा जो है परिवार व समाज का अनुकरण करके बोलता है। जी हाँ साथियों, कोई भी बच्चा है तो वो अपने ही परिवार या अपने समाज का अनुकरण करके ही बोलता है। पहले क्या करता है? सुनता है। किसका? अपने समाज का या अपने परिवार का। वो जो भी बातचीत हो रही है, वो लोग जो चीज़ बोल रहे हैं वो सब चीज़ वो ग्रहण करता है, और ग्रहण करके जमा करता है, फिर वो बोलता है। इससे देखिए, इसमें और बात है, वो बात जान लीजिए। पहली बात, जब ये बच्चा सुन रहा है तो क्या वो गलत और सही दोनों चीज़ें सुन रहा है। और सुन रहा है मतलब सीख रहा है, दोनों चीज़ें। इसीलिए कोई भी बच्चा अगर आपके परिवार में है तो आप गलत शब्दों का प्रयोग बच्चों के सामने बिल्कुल ही ना करें। या जिस समाज में समाज का भी ये धर्म बनता है कि वो बच्चों के सामने गलत शब्दों का प्रयोग ना करे। जिससे क्या होगा कि बच्चों में गलत भाषा, मतलब बच्चा जो है कोई गलत चीज़ नहीं सीख पाएगा। तो यही पहली बात समझ गए। उसके बाद सुन करके बच्चा जो है शब्दों का भंडार जमा कर लेता है, मतलब जितना ज़्यादा सुनेगा उतना ज़्यादा उसके अंदर शब्दों का भंडार जमा होगा, शब्दों का भंडार जमा होगा। सुन करके हम किसी की बातों को कैसे ग्रहण करते हैं? तो सुन करके। कैसे? सुन करके ही। मान लीजिए कोई अपनी बात बता रहा है हमें, तो हम कैसे समझते हैं? तो सुन करके ही समझते हैं उस बात को। ये सब क्या आता है? सुनने की भूमिका में।
उसके बाद आता है बोलने की भूमिका, भावनाओं तथा विचारों को रखना। जी हाँ साथियों, हम अपनी भावना या विचारों को रखते हैं तो बोल करके, और किसी की भावना या विचारों को समझते हैं तो सुन करके, किसी की भावनाओं या विचारों को समझते हैं सुन करके, वैसे ही अपनी बातों को रखते हैं किसी के सामने तो बोल करके। उसके बाद शुद्ध उच्चारण और कुशल धारा प्रवाह बोलते हैं, मतलब हम जितना चीज सुन करके, मान लीजिए जितना हम शुद्ध सुने हैं उतना ही शुद्ध बोलेंगे भी। अगर हम गलत फलत सुन रहे हैं तो गलत फलत भी बोलेंगे। बच्चा की बात कर रहा हूं मैं, अपने आप को बच्चा मान लीजिए कि अगर हम गलत सुनेंगे तो गलत ही बोलेंगे, अगर शुद्ध सुनेंगे तो शुद्ध बोलेंगे। ऐसे ही अगर जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रवाह अच्छा होगा, मतलब भाषा का जो प्रवाह है वो अच्छा होगा, यानी उतना ज़्यादा अच्छे ढंग से हम बोल पाएंगे, उतना ज़्यादा तेज बोल पाएंगे। तो यही क्या है कुशल भाषा प्रवाह, मतलब हम जितना ज़्यादा बोलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है उसको भाषा का जो है मतलब बोलने की अभिव्यक्ति यानी आज़ादी, बोलने की आज़ादी उसको सबसे पहला स्थान दे दो। बोलने की आज़ादी सबसे, जितना ज़्यादा वो बोलेगा ना उतना ज़्यादा उसमें भाषा का विकास होगा। अब चलिए समझते हैं, अब भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को समझते हैं। तो पहला सिद्धांत हमारा क्या है, अभ्यास का सिद्धांत। जितना करोगे उतना पाओगे, समझ गए? समझ गए आप लोग, जितना करोगे उतना पाओगे। मतलब है कि कोई भी कार्य को आप जितना ही करोगे, करते जाओगे, उतना ही ज़्यादा आप सीखते जाओगे। कोई भी कार्य को जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही ज़्यादा सीखते जाओगे। ऐसे ही भाषा को आप जितना बोलते जाओगे ना उतना ज़्यादा सीखते जाओगे, जितना बोलते जाओ उतना ज़्यादा सीखते जाओगे। इसीलिए कहते हैं भाषा प्रयोग का अवसर अधिक मिलना चाहिए। अधिक का मतलब खूब मिलना चाहिए बच्चों को। किसको? बच्चों को भाषा प्रयोग करने का अवसर बहुत मिलना चाहिए। जिससे क्या होगा, उसमें भाषा का विकास बहुत ज़्यादा होगा, भाषा का विकास बहुत ज़्यादा होगा। यही कहता है हमारा अभ्यास का सिद्धांत कि बच्चों को भाषा बोलने की जो है आज़ादी मिलनी चाहिए, बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। उसके बाद आइए अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो है परिवार और समाज से सीखता है। बच्चा जो है परिवार और समाज से ही अनुकरण करके सीखता है, उसी की कॉपी करता है। सीधा सीधा बात समझिए। उसके बाद आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी ये बात कहता है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ की करने की इच्छा होगी, आप जितना बेहतर उतना ही ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। मतलब है कि आपको कोई वो कार्य दे दिया जाए जिसमें आपका मन ही ना लगे, आपका मन है ही नहीं कि हम वो कार्य करें, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसमें आपकी इच्छा है कि हम ये कार्य करें तो वो काम आप बेहतर ढंग से कर पाइएगा। जिस काम में आपकी अपनी रुचि है वो काम आप बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाइएगा। तो यही कहता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत कि बच्चों में जिस भाषा का, भाषा से समझिए तो जिस भाषा का अपनी इच्छा, उसकी अपनी इच्छा है कि हम ये भाषा सीखे, मतलब उस बच्चा में उस भाषा का विकास बहुत जल्दी हो जाएगा। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि खुद से करने का मतलब है कि चलिए आप गणित का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई भी एक थ्योरी है तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी कोई भी गणित का मान लीजिए थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें उदाहरण होता है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो मान लीजिए कि कोई टीचर है, वो क्या कर रहा है कि उदाहरण तो बता ही रहा है और साथ ही साथ उसको क्वेश्चन भी वही करवा दे रहा है। वो बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहा है, बच्चा ज़्यादा नहीं सीखेगा। लेकिन उसको उदाहरण हम समझा दिए, उसके बाद बोले कि बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद करके लाओ। उसमें क्या होगा, बच्चा खुद से जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगी, ज़्यादा वो सीखेगा। यही कहता है कि खुद से करके सीखने का अवसर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। जिससे क्या होगा कि उसमें उस चीज़ का विकास ज़्यादा होगा, उसके बाद आता है आवृत्ति का सिद्धांत। चलिए खुद से करके तो सीखे लिया, अब है कि उसको दोहराते रहना चाहिए। दोहराते रहने से क्या होगा कि जितना ज़्यादा वो दोहराएगा ना उतना ज़्यादा उसमें समझ विकसित होगा। क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उस चीज़ का समझ उसमें विकसित होगा। इसीलिए कार्य को, जो भी कार्य बच्चा किया है उसको दोहराते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? दोहराते रहना चाहिए। उसके बाद आता है अनुबंध या साहचर्य का सिद्धांत। अनुबंध या साहचर्य का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा जो है शैशवावस्था में मूर्त रूप से भाषा सीखता है। कैसे मूर्त रूप से सीखता है? मतलब जो चीज़ उसके सामने रहेगा ना उससे वो रिलेटेड भाषा सीखेगा। अब मान लीजिए कि हमको बच्चों को सिखाना है कि दूध क्या होता है, मतलब दूध के बारे में बच्चों को बताना है, तो हम क्या करेंगे कि
गिलास में या बोतल में दूध ले लेंगे, बच्चा के सामने जाएंगे, बोलेंगे बच्चा दूध पी लो, बच्चा दूध पी लो। इससे क्या होगा कि बच्चा समझ जाएगा कि ओ इसी को दूध कहते हैं, बच्चा समझ जाएगा इसी को दूध कहते हैं। तो क्या हो रहा है, मूर्त रूप से भाषा को सीख रहा है। उसके बाद आता है अनुपात या क्रम का सिद्धांत। अनुपात या क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि भाषा के जो चारों कौशल है, भाषा के जो चारों कौशल है, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, इसका जो है क्या कहता है, अभ्यास क्रम में, मतलब जब बच्चा अभ्यास कर रहा है इस चीज का, तो चारों के क्रम का जो है समान अनुपात बनाए रखना चाहिए, चारों के क्रम का समान अनुपात बनाए रखना चाहिए। किसी एक पक्ष को भी कमजोर नहीं करना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक पक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो चारों का चारों पक्ष कमजोर हो जाएगा। कहिएगा क्यों? क्योंकि ये चारों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। अगर कोई भी एक पक्ष कमजोर हो गया बच्चों में तो ये चारों पक्ष, मतलब बाकी का जो तीनों पक्ष है वो भी कमजोर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, ये था हमारा भाषा शिक्षण का सिद्धांत। इसके बाद आइए एक चीज और सीखते हैं कि भाषा शिक्षण के नियम क्या है। भाषा शिक्षण के नियम क्या है, मतलब हम बच्चों में जो भाषा सिखा रहे हैं वो कैसे सिखाएं, किस नियम से सिखाएं कि बच्चा जल्दी सीखेगा और आसान तरीके से सीखेगा। या कोई भी चीज आप बच्चों को सिखाइए, भाषा ही जरूरी नहीं है, कोई भी चीज सिखाइए तो उसको कैसे सिखाएं ताकि बच्चा जल्दी समझे, आसान तरीके से समझे और उसको बेहतर ढंग से समझे। तो चलिए उस चीज को समझ लेते हैं। पहला, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। जी हाँ साथियों, बच्चों को जो है पहले मूर्त रूप से चीजों को सिखाना चाहिए, मूर्त रूप से चीजों को सिखाना चाहिए। मतलब कोई भी चीज अगर सिखाना हो तो उसके सामने में रख के सिखाइए। क्या? उसके सामने में रख के सिखाइए, जिससे बच्चा क्या होगा, उस चीज के बारे में बेहतर ढंग से समझेगा। समझिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कि मान लीजिए हमको बच्चों को पेड़ के बारे में सिखाना है, तो पेड़ के बारे में सिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले बच्चों को पेड़ दिखा देंगे कि बच्चों ये पेड़ है। उसके बाद उसके बारे में बताएंगे कि बच्चों ये जो पेड़ है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है। बच्चा समझेगा ओ ये बात है कि ये जो पेड़ है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है ताकि हम ऑक्सीजन ले सकें। तब वो बच्चा पेड़ के बारे में अच्छे से समझ जाएगा। तो यही कहता है कि पहले बच्चे को मूर्त रूप से सिखाना चाहिए। अब जब बच्चा मूर्त रूप से सीखना शुरू कर देगा और मूर्त रूप से बहुत चीज़ों को जान लेगा, फिर उसको अमूर्त की ओर लेकर चलिए। तब उसको ऐसी ऐसी बात बताइए जो उसके सामने ना भी हो, तब भी वो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। उसके बाद आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये बात ये कहता है कि बच्चा जो है जब मान लीजिए स्कूल में आया है तो ऐसा नहीं है कि उसका नॉलेज जीरो है, मतलब उसका नॉलेज जीरो नहीं है, वो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, वो बहुत सारी बातें जानता है। और जानता है मतलब उसकी ज्ञात चीज़ें हैं, वो जो चीज़ जानता है उसकी ज्ञात चीज़ें हैं। अब हम बच्चा को जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं आया बच्चा हम उसको पढ़ाना ऐसा चीज़ लगेगी जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है, लो अब वो नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बच्चा को वो चीज़ पहले पढ़ाएंगे जो चीज़ें उसको पता है, उसी चीज़ से हम शुरुआत करेंगे। बच्चा का मन भी लगेगा ओ ये चीज़ तो हम जानते हैं, ये चीज़ तो हम जानते हैं। अब बच्चा का मन लग रहा है, अब उसको धीरे धीरे करके हम वो चीज़ उस चीज़ पे ले जाएंगे जो नहीं भी जानता है, तब भी बच्चा सीखना अच्छे से सीखेगा। क्या करेंगे, पहले बच्चा को उस चीज़ के बारे में बताएंगे जो चीज़ वो जानता है, उसके बाद अज्ञात चीज़ों को भी बताना शुरू कर देंगे। उसके बाद आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण संश्लेषण की ओर क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ को पहले टुकड़े टुकड़े में करके सिखाना। किसी भी चीज़ को पहले आप टुकड़े टुकड़े में करके बांट के सिखाइए या बंटवारा करके सिखाइए, फिर उसको इकट्ठा एक साथ सिखाइए। होगा क्या, टुकड़े टुकड़े में बच्चा किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में जब सीखेगा तो अच्छे से सीखेगा। उसके बाद जब सारी चीज़ों को सीख लिया, अब इकट्ठा करके सिखा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा आराम से समझ लेगा। उसके बाद आता है आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन का मतलब अभी अभी हमने आपको बताया कि बच्चों को जैसे मूर्त से अमूर्त होता है ना, वैसे आगमन से निगमन होता है। मतलब आगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम बताते हैं। मतलब बच्चों को उदाहरण पहले दे दिए, नियम बाद में बताइए, ये हुआ हमारा आगमन विधि। हम बच्चा को सिखाएंगे तो उदाहरण देकर ही सिखाएंगे। मान लीजिए हम बच्चा को चलिए वही एग्जाम्पल लेते हैं पेड़ के बारे में। तो हम क्या किए, पेड़ दिखा दिए बच्चा को, क्या किए, पेड़ दिखा दिए। अब पेड़ दिखा दिए, बच्चा समझ गया ओ ये पेड़ है, अब उसके बारे में हम बता रहे हैं। तब पहले पेड़ दिखा दिए, उदाहरण दे दिए, अब नियम बता रहे हैं कि ये ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये क्या हुआ,
बच्चा को पहले हम उदाहरण दे दिए, फिर नियम बता दिए, उसके बाद हम निगमन विधि पे ले जाएंगे। तब उसके बाद मान लीजिए जब कोई बताना होगा किसी और चीज़ के बारे में, हम पहले नियम में बता देंगे, बाद में उदाहरण बता देंगे, बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हम कहाँ शुरुआत करें? आगमन से शुरुआत करें, यानी पहले उदाहरण से शुरुआत करें बच्चों को। फिर अगला आता है सरल से जटिल की ओर। जी हाँ साथियों, पहले बच्चों को सरल चीज़ें सिखानी चाहिए, आसान चीज़ें सिखानी चाहिए जो उसके समझ में आ जाए, आसान चीज़ें सिखानी चाहिए जो उसके समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के बार पहली क्लास का बच्चा 5वां क्लास वाला मान लीजिए कोई गणित उठा के दे दिए बनाओ, अब हो गया, वो सब तो सत्यानाश कर देगा, उससे होगा ही नहीं। उसमें बच्चों की गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो क्या है, पहले बच्चों को आसान आसान चीज़ें सिखाओ, खूब मन लगेगा उसको, ओहो ये सब चीज़ तो मैं जानता ही था। उसके बाद उसको जटिल चीज़ें सिखाओ, उसके बाद उसको जटिल चीज़ें यानी कठिन चीज़ें सिखाओ। धीरे धीरे करके प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए, उससे क्या होगा, बच्चा आसानी से सीखेगा। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अब देखिए ये बात कहता है कि पहले बच्चा को हमको क्या सिखाना चाहिए, जो जिसमें उसकी रुचि हो, यानी उसकी इच्छा हो, अपनी इच्छा हो सीखने का। अब मान लीजिए कि जिसमें बच्चा की इच्छा होगा वो ज़्यादा बेहतर ढंग से सीखेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चा को जो उसकी इच्छा है ना वही चीज़ें सिखाएं। बच्चे से ही पूछ लेंगे, बच्चों तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या करना चाहते हो? बच्चा बोलेगा सर हम कबड्डी खेलना चाहते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हम कबड्डी खिलाते हैं, कबड्डी खिला खिला के तुमको सिखाएंगे और बहुत चीज़ सीख जाएगा। खेल खेल में ही ना पढ़ाया जाता है, तो खेल खेल में छोटा बच्चा है तो खेल खेल में ही पढ़ा देंगे। तो यही है कि बच्चा की इच्छा किस में है, पहले वो चीज़ उसको सिखाइए, उसके बाद तार्किक की ओर लेके चलिए। पहले ही नहीं कि पहले तर्क से रिलेटेड बच्चा शुरू कर दो, और जब ये तर्क से सब तो उसके दिमाग से ऊपरे जाएगा। इसीलिए बच्चा को पहले क्या करना चाहिए, जिसमें उसकी अपनी इच्छा है उसको सिखाइए, बच्चा को खूब मन लगेगा, ओहो ये चीज़ सीखना है, चलिए सीखते हैं, क्यों? क्योंकि उसका मन लग रहा है उसमें। तो साथियों यही था हमारा भाषा शिक्षण का सिद्धांत। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आसानी से बन जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।